हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। वेलकम टू सीएस वाला। सो स्टूडेंट्स, अध्याय के अंदर हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने 2 से 3 चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं लॉजिकल रीजनिंग के, और आपके एग्जामिनेशन के अंदर लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। बहुत सारे बच्चे इसको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा टाइम इस पर जरूर इन्वेस्ट किया करो, क्योंकि इसमें आपको एज मिल जाएगी। इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना होता आपको, लेकिन चीजों को अगर आप बेसिक लेवल पे लेके जाओगे और समझ लोगे ना, तो क्वेश्चंस को बहुत इजीली एंड बहुत जल्दी जल्दी आप लोग क्लियर कर रहे होंगे और अपने एग्जामिनेशन के अंदर मार्क्स लेके आ रहे होंगे। तो बात कर लेते हैं आज की। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ड्राइंग इन्फरेंस, नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस। थोड़ा सा देखो, अगर मैं कहूं आपको, जो जिसमें थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है वो है ड्राइंग इन्फ्रेंस में। ड्राइंग इन्फ्रेंस में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, उनको प्रैक्टिस करेंगे एंड आप लोग देखना बहुत ही इजीली उनको समझ पाओगे। थोड़ा सा ना दिमाग खोल के क्वेश्चंस को करेंगे आज हम लोग ड्राइंग इन्फ्रेंस के, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि थोड़ा टेढ़ा चैप्टर है। आप लोगों ने पहली बार पढ़ रखा होगा एंड एक बार में उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस तो हम बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे। सीक्वेंस को फटाफट आप लगाएंगे, क्वेश्चंस जल्दी जल्दी आपके आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो शुरू करें क्लास को बिना किसी देरी के। तो देखो, आज का यही है हमारा ये। अब देखो, सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दी कि इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है। बिल्कुल आप हिंदी में समझो इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है। एन इन्फ्रेंस इज अ स्टेटमेंट। एक इन्फ्रेंस क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है। एक मैं बोलूंगा कोई बात होती है, एक स्टेटमेंट होती है अबाउट द अननोन, जो तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो निकाली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नोन। मतलब क्या? जैसे कि आपके पास कोई एक पैराग्राफ दिया हुआ है, या फिर मैं बोलूंगा 3-4 लाइंस दे रखी हैं, उसके अंदर कुछ बात हो रखी है, किसी एक ओकेजन की बात हो रखी है, किसी पार्टी के ओकेजन की, कोई एक हिस्ट्री से कोई एक इवेंट को उठाया, उसकी बात हो रखी है। 3 से 4 लाइन के अंदर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब उसके अंदर जो 4 लाइनों के अंदर जिसके बारे में बात हो रही है, जिस इवेंट के बारे में बात हो रही है, जिस इंसान के बारे में बात हो रही है, जिस वजह की बात हो रही है, राइट। कुछ भी चीज डिस्कस कर सकते हैं ना उसी 4 लाइंस में हम, उस पैराग्राफ के अंदर। तो जिस भी चीज को डिस्कस कर रहे हैं वो क्या होगा? आपका नोन होगा। मतलब कि अकॉर्डिंग टू दैट पैराग्राफ वो चीज आपको नोन होगी। समझ में आ गई बात? अभी मैं जो समझा रहा हूं उसको समझते चलना, उसके बाद में आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा उससे आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जो हमारे को 4 लाइन 5 लाइन जो भी दी हुई है, उसमें जो भी इवेंट हो रहा है, किसी इंसान के बारे में बात हो रही है, किसी इन्वेंशन के बारे में बात हो रही है, कोई केमिकल के बारे में बात हो रही है, किसी एक स्पोर्ट के बारे में बात हो रही है, किसी स्पोर्टमैन की बात हो रही है, कुछ भी हो सकता है वो, है ना। तो उसके अंदर जिसके बारे में वार्तालाप चल रही है वो होगा आपका नोन चीज, अकॉर्डिंग टू दैट दिस लाइन, बेसिस ऑन द नोन। नोन ये चीज है, ठीक है। अब अननोन की उसी पैराग्राफ के बाद कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आपसे कि ये चीज जो कि उस पैराग्राफ के अंदर इंक्लूडेड नहीं थी, लेकिन आपको उस अननोन का आंसर देना होगा बेसिस ऑन द नोन पार्ट। सर समझ नहीं आ रहा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अभी आप क्लास 12th में हो, क्लास 10th तक आप लोगों ने ना अनसीन पैसेजेस, जैसे कि अगर जो आईसीएससी से स्टूडेंट ताल्लुकात रखता होगा या फिर सीबीएसई से भी रखता होगा, एक तो लिटरेचर पार्ट होता था, एक लिटरेचर बुक होती थी हमारी, है ना। उसके अलावा कुछ लैंग्वेज की हमारी बुक्स होती थी, ग्रामर जिसे बोलते थे हम, है ना। उसके अंदर क्या होते थे कि आपके पास लेटर राइटिंग आती थी और आपके पास एस्से राइटिंग आती थी, और क्या होता था? अनसीन पैसेज आता था, है कि नहीं। अब याद करो कि जब हम क्लास 10th के अंदर थे, 9th के अंदर थे, तो उसके अंदर जो पूरा अनसीन पैसेज आता था, तो उसके नीचे हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चंस होते थे, है कि नहीं। तो उनमें से 4, मैं लेट से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 5 क्वेश्चंस थे, तो 4 क्वेश्चंस ऐसे होते थे कि उसमें किसी गांव की बात हो रही है, एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूं, राम और श्याम किस दोस्त हैं किसी गांव के, वो अपने स्कूल जाते हैं और उनके स्कूल का एक दिन हम लोगों ने मेंशन कर रखा है उस अनसीन पैसेज के अंदर। तो राम के बारे में बता, एक क्वेश्चन वो हो गया राम के बारे में, श्याम के बारे में हो गया क्वेश्चन, उनके स्कूल के बारे में हो गया क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन हो गया उनके क्लास टीचर के बारे में।
ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा होता था कि आप पहले के 4 क्वेश्चन आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते थे, अच्छा ये चीज यहां पे पूछी गई है, ये वाली इस लाइन से इस लाइन तक का आंसर, ये वाला इसका क्वेश्चन का इस लाइन से इस लाइन तक का आंसर। लेकिन 5वां क्वेश्चन ऐसा होता था कि जो तुम्हारे को सिचुएशन, जो प्लॉट तुम्हारे सामने बना हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आंसर देने होते थे बस। हां, अब समझ में आ गई बात। वही जो सिचुएशंस तुम्हारे को गिवन होती हैं उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारे को आंसर्स देने होते थे, वैसा ही है इसमें। इन्फ्रेंस में जो चीजें तुम्हारे को गिवन है उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारे को आंसर देने। आ जाओ क्वेश्चन से थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। एक्सरसाइज 1 है, क्या दे रखा है, ईच आइटम इन द, ईच आइटम ये जो भी है यहां से पढ़ते हैं। अ स्मॉल टाउन लॉयर फ्रॉम इलिनॉइस, टॉल एंड लैंकी, टॉल लंबा और पतला, विद एन एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल क्या होता है, ये आपके गले के अंदर जो होता है ना, ये जिसे बोलते हैं। हिंदी में कोई समझ नहीं आता, क्या क्या बोलेंगे कमेंट में लिख सकते हो आप लोग। एडम्स एप्पल दैट कुड हैव गॉन डाउन इन द गिनीज बुक रिकॉर्ड हैड इट एग्जिस्टेड इन द 19th सेंचुरी। ठीक है, अगर वह गिनीज बुक, वो अगर 19th सेंचुरी में पैदा होता, मतलब कि किसी एक इंसान की बात हो रही है, स्मॉल टाउन लॉयर, एक छोटे शहर का वकील जो कि इलिनॉइस में रहता था, इलिनॉइस से ताल्लुकात रखता था, पतला दुबला, जिसके गले में एडम्स एप्पल है, had gone down in the Guinness Book record, had existed in the 19th century। अगर 19th सेंचुरी में वो जन्मा होता या फिर एग्जिस्ट करता होता तो वो आपकी गिनीज बुक रिकॉर्ड में उसका नाम आता। नेवरदलेस ही चेंज द फेस ऑफ द अमेरिकन हिस्ट्री, लेकिन कोई ना, उसने अमेरिकन हिस्ट्री को चेंज करा, उसका फेस चेंज किया, उसको देखने का नजरिया चेंज हुआ। स्टेयरिंग इट थ्रू अ सिविल वॉर दैट लेफ्ट बोथ साइड ब्लडी। उसने एक सिविल वॉर से अमेरिका को गुजारा या फिर निकाला जिसमें दोनों साइड, मतलब कि जिससे लड़ा था और उसकी खुद की कंट्री, बोथ लेड टू द साइड्स ब्लडी, मतलब बहुत ज्यादा खून खराब हुआ। हु नोज दैट, हु नोज व्हाट मोर ही कुड हैव डन had an assassin's bullet not cut him down। क्या पता इससे ज्यादा भी वो क्या करता अगर जिसने उसे असैसिनेशन किया था उसकी गोली उसे मार ना गिराती तो। आई होप सभी को समझ में आ गया, और मैंने आपको थोड़ा समझाया, आप लोगों को कुछ चीज समझ में आ गई होगी। फिर से समझो, यूएसए की बात हो रही है, पतला लंबा इंसान, एडम्स एप्पल यहां पे, ठीक है, और लॉयर, सिविल वॉर। किसी का दिमाग नाम आपके दिमाग में किसी का नाम आ रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, राइट, और जिसको असैसिनेशन हुआ था जिसका, आई होप स्टूडेंट्स को दिमाग में आ गया होगा। द पर्सन डिस्क्राइब इज ड्रॉइंग द करेक्ट इन्फ्रेंस, विच पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन इज मोर यूजफुल। कौन सी इंफॉर्मेशन आपकी यूजफुल है। ही हैड अ बिग एडम्स एप्पल, ठीक है, ही स्टेयर्ड द नेशन थ्रू द सिविल वॉर, क्योंकि आपका दोनों ही है। लॉट ऑफ द पीपल हैव बीन बिग, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों के एडम्स एप्पल होते हैं, तो इससे हम लोग नहीं इन्फर कर सकते थे। अगर मेरे पे सिर्फ और सिर्फ ये चीज होती कि एडम्स एप्पल है, तो बहुत लोग होते हैं यार, जो स्टूडेंट्स क्लास देख रहे होंगे उनमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडम्स एप्पल होगा। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आपसे घिरे हुए होंगे, आपने के घर में आपके फादर, आपके भाई, या फिर कोई भी है ना जिनका एडम्स एप्पल हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे ये लाइन गिवन होती तो इससे कुछ भी इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकता। यस, ये एड ऑन है, ये एड ऑन है, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ बकायदा ये लाइन गिवन थी तो इससे मैं कुछ भी इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकता। ही स्टार्ट द नेशन थ्रू अ सिविल वॉर। यस, इससे आंसर आएगा आपका। अब्राहम लिंकन आप सभी को मैं बताने वाला था, यूएस से सिविल वॉर। ही स्टेयर्ड द कंट्री विद द सिविल वॉर, ये है क्लू। एक्सप्लेनेशन, लॉट ऑफ द पीपल हैव द एडम्स एप्पल बट द अमेरिकन हैज ओनली वन सिविल वॉर, एक ही सिविल वॉर हुई है, तो इसी वजह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं कहता हूं अभी क्वेश्चन आंसर देने के आप उसमें नहीं है, क्या बोलते हैं, फेज में नहीं है, फेज में नहीं है उसको क्वेश्चन आंसर देने के। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ना ये चीज डिफरेंट है। इसी वजह से मैंने आपको ये चैप्टर शुरू करते ही बता दिया था कि इस चैप्टर में ना आपको अपनी अप्रोच थोड़ी सी दूसरी रखनी पड़ेगी, अपनी सोच थोड़ी दूसरी रखनी पड़ेगी, ठीक है।
क्वेश्चन आपको ऐसे ही लाइंस गिवन होंगे, कुछ डायरेक्शंस गिवन होंगे, कुछ आपके पास डिस्क्राइब कर रखी होंगी 3-4 लाइन में कोई एक सिचुएशन को। वो कहीं से भी हो सकती है, वो हिस्ट्री से हो सकती है, वो प्रेजेंट से हो सकती है, वो किसी मैं कहूंगा कि किसी इन्वेंशन से हो सकती है, किसी क्रिकेट के बारे में हो सकती है, किसी स्पोर्ट के बारे में हो सकती है, किसी स्पोर्ट पर्सन के बारे में हो सकती है, किसी पॉलिटिशियन के बारे में हो सकती है, किसी के बारे में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सोचें कि 3-4 चीजें आपको दिमाग में रखनी है और जो कि जिसको लीड कर रही है पूरी की पूरी सिचुएशन, आप लोग उसका आंसर दे रहे होंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया एडम्स एप्पल क्यों नहीं है आंसर, और आंसर 2 क्यों है। ठीक है ना, आगे बढ़े क्या। अब देखो एक और आगे सिचुएशन, glittering and shaking to the strain of Proud Mary, this lady ruled the stage in the 60s. ठीक है, strains of the Proud Mary, this lady ruled the stage in the 60s, but LKE ruled the roots until she walked out the door. ठीक है, ये कोई है ना, बट LKE ruled the roast, ये आपके पास एक फ्रेज है, रूल द रोस्ट, मतलब कि डोमिनेट करना। ठीक है, उस चीज को डोमिनेट करना, उस सिचुएशन को डोमिनेट करना। अंटिल कब तक डोमिनेट किया क्या करती थी वो, जब तक वो दरवाजे से बाहर नहीं चली जाती थी। मतलब इतना ज्यादा उस स्टार का, जो भी ये सिंगर है 60s में, उसका इतना ज्यादा बोलबाला था। जहां पे भी होती थी वो, जिस भी मैं क्या कहूं स्टेज पे खड़ी होती थी, जब तक वो स्टेज पे रहती थी तब तक लोग पगलाए होते थे उसके पीछे। ठीक है, इतनी अच्छी उसकी आवाज होगी, इतनी अच्छी तरीके से वो गाती होगी, इतने अच्छा उसके फैन फॉलोइंग होगी इस तरीके से। ठीक है, इट टुक हर ऑलमोस्ट अ डेकेड टू गेट बैक ऑन द टॉप, बट शी स्टिल रिमेन्स वन ऑफ पॉप्स ग्रेट डिवास। ठीक है, 10 साल लगे वापस से बिल्कुल टॉप पे पहुंचने में, लेकिन तब भी वह एक सबसे बड़ी ग्रेट डिवा बनी रही। Closing in on 60s, she can still belt out rock and roll with singers half her age. वो अपनी भी लगभग उम्र 60 साल की उम्र में थी, लेकिन वो अभी भी बेल्ट आउट रॉक एंड रोल अपने आधी उम्र के सिंगर्स के जितना कर लेती थी। एंड सिंपली द बेस्ट, और सबसे लाजवाब थी वो। जस्ट मे क्वालिफाई एज हर ओन पर्सनल थीम सॉन्ग। The person described as in drawing the appropriate inference which piece of the information is most. कौन सी इंफॉर्मेशन आपकी मोस्ट है? She ruled the stage but LK ruled the roast. She was the popular singer in the 60s. बताओ, बताइएगा बताओ क्या होगा इसमें आंसर, बताइए कौन सा है इसमें? टीना टर्नर, टीना टर्नर। अब क्लू क्या गिवन है इसमें? शी रूल्ड द स्टेज बट एल्की रूल्ड द, ये है आपका क्लू। ये कोई एक स्पेसिफिक इंसान है, एक स्पेसिफिक चीज है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में क्या हुआ, पॉपुलर विमेन सिंगर 60s में तो बहुत सारी हो सकती हैं, बट ओनली वन लिंक्ड टू द डोमिनेटिंग हस्बैंड एल्की। ठीक है, एल्की, बस सिर्फ मैं वही कह रहा हूं, यहां पे था गेम। नहीं तो बहुत सारे सिंगर्स हो सकते हैं, कि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा इंसान होगा। जैसे कि आज के जमाने की मैं बात करूं, अभी भी बहुत सारे सिंगर्स हमारे चलते हैं ना एक ही साथ, मतलब एक कंटेम्परेरी जिन्हें बोलते हैं। अगर आप बॉलीवुड की ही बात करें तो कंटेम्परेरीज एक्टर कौन से होते हैं, जो एक ही एरा में, एक ही टेन्योर में, एक ही टाइम स्पैन में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, है ना। जैसे कि शाहरुख खान है, अभी आपके सलमान खान है, आपके आमिर खान है, और उन्हीं उनके कंटेम्परेरीज इन अ वे नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ दूसरी जनरेशन के जो आ गए हैं आपके कार्तिक आर्यन है, कार्तिक आर्यन की कंटेम्परेरी कौन होंगे आपके? आयुष्मान खुराना है ना। वो समझ रहे होंगे आप लोग कि सिर्फ और सिर्फ एक इंसान नहीं हो सकता। तो वैसे ही 60s में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगर नहीं होगी। अगर मेरे को ये गिवन होता तो मैं उससे आंसर नहीं निकाल सकता था, लेकिन इसके बारे में, बट एल्की रूल्ड द रोस्ट अंटिल शी वॉकड आउट द डोर। ठीक है, तो वो डोमिनेटिंग हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ एक ही का ही था, तो इसलिए टीना टर्नर आ गया। क्या आप सभी को क्लैरिटी आ रही है? चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, मैं मानता हूं आप लोगों के लिए नई चीजें हैं। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो धीरे धीरे हर चीज समझ में आएगा, ये डेफिनेटली मैं आपको आंसर दे रहा हूं। मतलब कि इसमें ना कोई तर्क नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा आपको लॉजिक्स नहीं लगाने,
सिर्फ और सिर्फ जो लाइंस दी हैं उनको पढ़ना है, उनको समझना है, कॉम्प्रिहेंड करना और आंसर देना, खत्म, आगे बढ़ते रहो। ठीक है ना, आगे बढ़ते रहो। आई होप सभी को समझ में आ रही होंगी चीजें। अब आगे बढ़ जाते हैं। यू हैव जस्ट गॉटन अ पिट बुल पपी फ्रॉम एन एनिमल शेल्टर। ठीक है, पिट बुल पपी लिया है, गॉटन है ना, मिला है उन्हें फ्रॉम एन एनिमल शेल्टर। ही इज लवेबल बट नर्वस। ठीक है, इफ यू रेज योर वॉइस फॉर एनी रीजन, किसी भी वजह से वो अपनी आवाज तुम अगर उसके ऊपर बोलते हो, तेज आवाज में उससे बोलते हो, ही कावर्स एंड ट्रेम्बल। ठीक है, डर जाता है और मतलब ट्रेम्बल ऐसे करना, मतलब शेक करना शुरू कर देता है। इफ यू स्कोल्ड हिम ही हाइड्स, अगर तुम उसे डांटोगे तो वो छुप जाएगा कहीं पे। When you got him from the shelter, he had a slight limp and a deep scratch across his nose. जब तुम उसे शेल्टर से लेके आए थे तो उसका he had उस पे स्लाइट लिम्प थे and a deep scratch across his nose. अब इन्फ्रेंस क्या होगा? You, हाँ ठीक है, ये दूसरा वाला है ना, ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसके यहाँ है इन्फ्रेंस। ठीक है, आंसर कोई भी हो सकता है इसमें। देखो क्या है, द पपी मे वेल हैव बीन अब्यूज्ड बाय हिज फॉर्मर ओनर। आप लोगों को खुद समझना, खुद बात बताना। यहां तक तुमने इसकी पूरी सिचुएशन पढ़ी थी, दिल पे हाथ रख के बताना, तुमने सिचुएशन पढ़ी थी एक पपी के बारे में, है ना, एक पपी के बारे में कि वो लवेबल है लेकिन नर्वस रहता है। उसके ऊपर अगर तुम हल्का सा भी तेजी से बोलोगे तो वो डर जाता है, अगर तुम उसे डांटोगे तो छुप जाता है। ठीक है, तुम्हारे को उसका कैरेक्टरिस्टिक पता चल गई उस पपी के बारे में। लेकिन जब तुमने ये बात बोली ना कि जब तुम उसे शेल्टर से लेके आए थे, जब तुम शेल्टर से लेके आए थे तो ये सिचुएशन इस हालातों में था, वो इस हालातों में था, तो क्या तुम्हारे दिमाग में भी ये चीज नहीं आई कि जो उसका पहला ओनर होगा उसने उसे बहुत ज्यादा डराया होगा, धमकाया होगा, मारता होगा उसे अननेसेसरी, राइट? तो देखो वही कहा है, द पपी में वेल हैव बीन अब्यूज्ड बाय इट्स फॉर्मर ओनर। यस, ट्रू और नॉट, बोलो, कर सकते हो ना? ये लाइन पढ़ते ही सार आपके दिमाग में आ सकता है ना कि हाँ उसका पहला ओनर उसे डरा के धमका के रखता होगा, ट्रू, राइट? द और ये है, तो इसी वजह से आपका आंसर आएगा ये। ठीक है, अब कोई बच्चा पूछेगा सर जी एग्जामिनेशन में कैसा आएगा, तो एग्जामिनेशन में आप सभी के सामने जब डीपीपीज आएंगी तो आपको क्लियरली समझ में आने लग जाएगा। अभी मैं सब सर समझा रहा हूं। अब देखो दूसरा, अब ये तुम्हारे साथ हुआ होगा स्कूल में, अभी तो आप स्कूल में हो ही, अभी नहीं हुआ, वैसे तो हुआ ही होगा, मैं तो मानता नहीं आप लोगों के साथ ये कभी ना हुआ हो, लेकिन अभी नहीं होगा तो अभी हो जाएगा जब तक आप स्कूल खत्म हुआ। यू आर अ हाई स्कूल स्टूडेंट सिटिंग इन अ क्लास व्हेन अ सब्स्टिट्यूट टीचर समझ में आ गया ना? लेट्स से तुम्हारी अभी केमिस्ट्री की क्लास है, ठीक है, तुमने होमवर्क नहीं कर रखा केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री की क्लास में तुम देखते हो भैया आपके स्पोर्ट्स टीचर आपकी क्लास में आ गए ठीक है, स्पोर्ट्स टीचर आपकी क्लास में आ गए, तो क्या होता है उसमें सिस्टम, वॉक्स इन एंड अनाउंस दैट योर रेगुलर टीचर इज देयर। वो स्पोर्ट टीचर आए और उन्होंने बोल दिया भैया आपकी केमिस्ट्री क्लास है, मुझे पता है, लेकिन जो आपकी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो अभी बीमार हैं, आज बीमार हो गए हैं। एवरीवन इन द क्लास इंक्लूडिंग यू इरप्ट इन द अप्लॉज। जितने भी बच्चे क्लास में थे हा हुल्ला नहीं मचाना शुरू कर जाते, ये है ना, ऐसा कुछ होना शुरू हो जाता है, तो वही होने लगा, आप भी उस हा हुल्ले में शामिल हो गए। होता है ना, चाहे आप कितने ही सीरियस बच्चे होंगे, कितने ही मैं कहूंगा फर्स्ट आने वाले बच्चे होंगे, टॉपर बच्चे होंगे, लड़कों को मैं वो कर सकता हूं कि हाँ कि चाहे फर्स्ट वाला बच्चा भी हो और बिल्कुल बैक बेंचर भी बच्चा हो, वो ये चीज करेगा। यस, लड़कियों में थोड़ी सी मैं कहूंगा शर्म होती है, या फिर वो थोड़ा सा मतलब इतना अपने इमोशंस को एकदम से इरप्ट नहीं कर पाती। ठीक है, तो हाँ लड़कियां थोड़ी सी मैं ये कहूंगा सभ्य होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा लड़के सभ्य नहीं होते, इसमें भी इन्फ्लुएंस है। ठीक है, ये जो चीजें पढ़ रहे हैं, लड़कियां थोड़ी सभ्य होती हैं, वो थोड़ा सा खुश होंगी, मुंह में मन ही मन थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा लेंगी, लेकिन उनको भी खुशी होगी यार चलो आज नहीं पढ़ना पड़ रहा है केमिस्ट्री। लेकिन लड़के तो बिल्कुल हा हुल्ला मचाना शुरू, है ना, यही होता है सी। तो वही हुआ, द सब्स्टिट्यूट रैप्स हिज नकल, ऐसे उन्होंने अपने नकल्स को वो करा, रैप किया, ऑन द डेस्क ऑर्डर फॉर ऑर्डर, ऐसे से, है ना, मतलब ये रखो ये डेस्क है तो इसको ऐसे ऐसे बजाना शुरू। ठीक है, बट द स्टूडेंट इग्नोर हिम एंड टॉक लाउडर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ने उनकी इग्नोर करी, ये वाली आवाज अगर आपको आएगी तो,
है ना, इस चीज को इग्नोर किया, लेकिन वो और तेज चिल्लाने लगे हैं। तो इससे क्या होगा, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द सब्स्टिट्यूट टीचर। यस, बिल्कुल सही बात है, चाहे कितनी भी कर लो हम तो हल्ला करेंगे ही करेंगे, ठीक है, चाहे कितनी भी बात कर लो हम तो हल्ला करेंगे ही करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को आई होप अब तो समझ में आने लग गया होगा, राइट, थोड़ा सा अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन यस दिस इज द केस, आपको इनको इस तरीके से ही पढ़ना है। अब एक आपके पास इंस्टेंस आया है शेक्सपियर के बारे में, अमेरिका के बारे में, बहुत पुरानी बात है ये, समझने की कोशिश करना। शेक्सपियर इन द 19th सेंचुरी अमेरिका, ठीक है, इन द अर्ली 19th सेंचुरी शेक्सपियर वाज द मोस्ट वाइडली परफॉर्म्ड प्ले राइटर इन द बोथ नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट। सबसे ज्यादा इसके प्लेस पे परफॉर्म हुआ करता था शेक्सपियर की। In the first half of the 19th century, English and the American actors could always earn money by performing Shakespeare in the towns, both big and small. मतलब क्या कहा उन्होंने, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या होता था, जो इंग्लिश और अमेरिकन एक्टर्स हुआ करते थे, तो शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उस पे वो परफॉर्म करके, उस पे मतलब एक नाटक हिंदी में जो बोलते हैं, अगर मैं बिल्कुल ही रूरल लैंग्वेज में चले जाऊं तो एक नाटक नहीं होते, मतलब आपके आस पड़ोस में हुआ करते होंगे किसी गांव के महीने में एक बार या फिर साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, उन्हें नाटक जिन्हें बोलते हैं, तो वैसा हुआ, स्टेज प्लेज जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। आई होप आप लोग रिलेट कर रहे होंगे। तो वैसे ही इंग्लिश एक्टर्स और अमेरिकन एक्टर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में पैसा कमा लिया करते थे, ठीक है, चाहे बड़े शहर के हों चाहे छोटे शहर पे हो, अच्छा खासा चल सॉरी अच्छा खासा उनका पैसा बन जाता था उससे। अब क्या हुआ, अमेरिकन ऑडियंस वर फेमस फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन द परफॉर्मेंस ऑफ द शेक्सपियर प्ले। They hurled eggs and tomatoes at the villain and cheered and whistled for the heroes. आपने देखा होगा यार कि अंडे और टमाटर फेंके जाते हैं किसी के ऊपर, ठीक है, तो वैसा ही ऐसा सीन हुआ करता होगा कि विलेंस के ऊपर उनकी कैरेक्टर को देख के या फिर पूरा प्ले के अंदर जो उनका पार्ट होता था, जो उनका रोल होता था, उसको देख के जो आप वहां की ऑडियंस थी तो उन पे अंडे और टमाटर फेंका करती थी, और जो हीरो हुआ करता था उस प्ले का तो उसको बहुत ज्यादा चेयरअप करती थी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा विस्लिंग करा करती थी। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, कुछ बहुत ज्यादा बड़ी बातें इसमें मैं आपको बता नहीं रहा हूं, लेकिन हाँ इसके आंसर्स आपको निकालने इस तरीके से। बाय द देखो डी क्या है, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ में तो बढ़िया चला था, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी बढ़िया चला, चाहे इंग्लिश एक्टर्स हो चाहे अमेरिकन एक्टर्स हो, चाहे बड़ी सिटी हो चाहे छोटी सिटी हो, उन्होंने शेक्सपियर के प्लेस पे थिएटर करके बहुत पैसा कमाया और बहुत ज्यादा वहां की ऑडियंस भी खुश थी। अब क्या सीन होता है, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी द थिएटर ओनर क्लेम दैट मोस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल कुडंट अंडरस्टैंड शेक्सपियर। अब क्या होने लगा कि 19th सेंचुरी के एंड आते आते थिएटर ओनर्स को ये फील होने लगा, वो समझने लगे कि जो ऑडियंस, ऑर्डिनरी ऑडियंस जो है ना, ऑर्डिनरी ऑडियंस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ नहीं पाती। इसी वजह से उन्होंने अपने थिएटर्स में उनके प्लेस को दिखाना बंद कर दिया, एंड दे वर रिफ्यूजिंग टू स्टेज हिज प्लेस। इन अर्ली 1800s theater goers in the big cities could often choose between 3 प्रोडक्शन ऑफ मैकबेथ, ठीक है, ये शेक्सपियर के ही प्लेयर्स हैं, रोमियो एंड जूलियट। बट बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी इट वाज हार्ड टू फाइंड वन प्रोडक्शन ऑफ द शेक्सपियर, लेट अलोन सेवरल, ठीक है। अब क्या है इसमें, अर्ली अमेरिकन ऑडियंस एम्ब्रेस शेक्सपियर्स प्ले एंथुसियास्टिकली बिकॉज दे वांटेड टू प्रूव दैट दे वर एज क्लेवर एंड सोफिस्टिकेटेड एज द फॉर्मर ब्रिटिश रूलर। क्या ऐसा कुछ होता है, ऐसा जरूरी होता है क्या, मतलब मास ऑडियंस की बात हो रही है इसके अंदर, कि अगर तुम्हारे को कोई एक पर्टिकुलर प्ले, कोई एक पर्टिकुलर मूवी पसंद आ रही है तो ठीक है, अगर एक या दो इंसान की बात हो, आप अपनी बात कर रहे हो, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे अगर इंडिविजुअली दिखाना है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा मैं, अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छी ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज हुई थी ओपनहाइमर, है ना, तो उसमें देखो वेरी करती हैं चीजें, मैं अपने बारे में बता देता हूं, ठीक है। ओपनहाइमर में मैंने जब देखी मूवी तो इट वाज लाइक कि बहुत ज्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है,
क्यों? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली, मैं एक जनरल वो नहीं बता रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि फिर बच्चे कमेंट्स में कुछ बोलने लगेंगे। मेरे अकॉर्डिंगली ओपनहाइमर बहुत अच्छी तरीके से जो उनके जो मैं बोलूंगा डायरेक्टर जो 100% उस मूवी के थ्रू जो मैसेज देना चाहते थे ना, वो 100% मैसेज ना बहुत ही कम लोगों को मिला होगा। क्यों? उसके पीछे मैं रीजन देता हूं जो मेरे को लगा। ठीक है, क्योंकि वो मूवी बहुत ज्यादा एक तो मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड है, 100% हिस्ट्री पे रिलेटेड है, और जो उसके इवेंट्स है ना, उसके पीछे तुम लोगों को या तो आप लोगों को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रुचि होनी चाहिए, तुम्हारे को बहुत सारे इवेंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं हुई। वहां पे जो उस समय पे उस पर्टिकुलर ईयर्स में है ना, उस टेन्योर में जो चीजें हो रही थी अमेरिका में, जो चीजें हो रही थी आपकी जर्मनी में, जो चीजें हो रही थी और उसके आसपास से रिलेटेड जगहों पे, तो उन सारी चीजों को लिया गया है ना उस मूवी के अंदर। तो आप उन चीजों से अवगत होंगे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, तो उस मूवी को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो मैं बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे को समझ नहीं आई ओपनहाइमर, लेकिन मुझे किसी के सामने शो ऑफ करना है अगर कि यस मुझे तो समझ में आ गई यार, मेरे को तो, मैं केमिस्ट्री का बहुत बड़ा स्टूडेंट हूं, मुझे हर चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो मैं एज एन इंडिविजुअल किसी को शो ऑफ करने के लिए कर सकता हूं, चाहे मुझे कुछ ढेला समझ ना आया हो मूवी का। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं कि क्या बहुत ज्यादा मास ऑडियंस ऐसी चीज परफॉर्म कर सकती है? नहीं ना। वही कहा गया है कि अर्ली अमेरिकन ऑडियंस वो शेक्सपियर का प्ले इसी वजह से एंथुसियास्टिकली देखती थी कि वो दिखाना चाहते थे कि जो उनके फॉर्मर ब्रिटिश रूलर थे उनकी तरह वो सोफिस्टिकेटेड है और क्लेवर है। नहीं हो सकता। तुम एक बार जा सकते हो, अगर तुम उसको अंदर से खुद ही मन से उस प्ले को सराहोगे नहीं, उसे एंजॉय नहीं करोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम उस प्ले में एक बार चले जाओगे, दो बार चले जाओगे, लेकिन नहीं करोगे ना। और वो वाला याद है जो एक लाइन लिखी हुई थी इसमें कि वहां पे अमेरिकन ऑडियंस क्या करती थी कि वो टमाटर और अंडे फेंका करती थी विलेंस पे और विसल किया करती थी और बहुत ज्यादा अपलॉड करती थी हीरोज को। तो आप खुद बताओ, अगर तुम जबरदस्ती बैठे हो गई तो ये चीजें हो सकती हैं क्या? तुम्हारा बेमतलब मन ही नहीं है देखने का उसको, लेकिन तुम तब भी फेंके जा रहे हो, नहीं हो सकता ना वो काम। तो वही है, ऐसा नहीं है, ये चीज बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस चीज को समझो, है ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। द रूल ऑफ द शेक्सपियर इन अमेरिका चेंज ड्रामेटिकली एज द 19th सेंचुरी ड्रू टू अ क्लोज। जैसे ही 19th सेंचुरी क्लोज खत्म होने लगी, तभी आपका जो अमेरिकन शेक्सपियर का अमेरिका में ड्रामेटिकली चेंज हो गया। ठीक है, रोल ऑफ द शेक्सपियर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो, एक डाउट आ सकता है बच्चों के कि सर ऐसा क्या हुआ कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में शेक्सपियर बहुत ज्यादा उसके प्लेस चलते थे, ऐसा चलता था यार। देखो, इसके लिए उन 4-5 जो पॉइंटर्स दिए हमारे को कुछ नहीं पता, तो हम अपने मन से कुछ नहीं कह सकते, हम इससे इन्फ्रेंस भी नहीं निकाल सकते कि ऐसा क्यों हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इन 5 पॉइंटर में कुछ नहीं दिया हुआ कि क्या डिक्लाइन था शेक्सपियर के प्लेस को ना दिखाने का। सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है कि शेक्सपियर के जो आपके स्टेज प्लेयर्स जो जिनके थिएटर्स हुआ करते थे, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि ऑर्डिनरी लोगों को पसंद समझ नहीं आती शेक्सपियर। ठीक है, लेकिन दिस इज द ओनली रीजन। ऑर्डिनरी लोगों को क्यों नहीं समझ में आती? ऑर्डिनरी लोगों को पहले क्यों समझ में आती थी और अब क्यों नहीं समझ में आती? क्या पहले ऑर्डिनरी फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या पहले ऑर्डिनरी लोग नहीं आया करते थे? कुछ भी नहीं दिया। बहुत सारे आपके तर्क बन सकते हैं, इसी वजह से हम उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें आप लोगों को। बढ़े आगे। अब देखो, एक ही है लास्ट, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में है और आपको मजा आएगा ये देखना। अब इस पे आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया होगा, इसका मैं मानता हूं। जैसे कि पहले किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लग गया होगा। सुनते हैं चीज को, क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ अ कॉम्बैट फॉर कॉम्बैट द मेडिक्स, मतलब मेडिक्स को क्या बोलते हैं, जो मैं कहूंगा डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर्स मान लो इनको, ठीक है, वर ऑफन डिस्पाइज्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैड रिफ्यूज्ड टू टेक अप आर्म्स। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने सॉरी, उन्होंने आर्म्स को, उन्हें वेपन्स को उठाने से मना कर दिया था। इसी वजह से वो अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, पहली लाइन के अकॉर्डिंग।
द मेडिक्स हैड देयर ओन बैरक्स, उनके अपने बैरक्स हुआ करते थे। बैरक्स आपको पता ही होगा, जहां पे कहीं पे भी वॉर लाइक सिचुएशंस होती है तो वहां पे बैरक्स बनाए जाते हैं, ठीक है। टेम्परेरी कभी बैरक्स आपके बन जाते हैं, अंडरग्राउंड में बन जाते हैं, या फिर कोई ऐसी जगह पे, मतलब आप समझो, आपने वो देखी होगी बॉर्डर मूवी देखी होगी, राइट, 1999 में आई थी आई थिंक, तो बैरक्स आपने उसमें देखे होंगे जरूर, पक्की बात है। बैरक्स अगर आप समझेंगे, नहीं तो गूगल भी करेंगे ना, बैरक्स आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड वर सेपरेटेड फ्रॉम कॉम्बैक्ट शोल्डर्स, ठीक है। उनके बैरक्स अलग होते थे और बिल्कुल ही सेपरेटेड होते थे जो कॉम्बैक्ट, जो लड़ने जाने वाले होते थे सोल्जर्स, है ना, हु रेफर्ड टू देम एज अ पिल पुशर्स, ठीक है, एंड लाफ्ड एट देयर मेडिकल ड्रिल्स, ठीक है। जो कि पिल पुशर्स, जो कि दवाइयां खिलाने वाले ही बंदे होते हैं, और उनके जो मेडिकल ड्रिल्स, जैसे कि आप लोग वेपन, जो सोल्जर्स होते हैं तो उनकी वेपन ड्रिल्स होती होंगी कि हाँ, कि कैसे कॉम्बैक्ट करना है कोई वॉर लाइक सिचुएशन में, इस तरीके से ड्रिल्स करनी, मतलब इस सिचुएशन को इस तरीके से टैकल करना है, तो वो ड्रिल्स करते थे, मतलब कि एक तरीके से अभ्यास जिसे मैं बोलूंगा। जैसा कि आप क्रिकेट खेलने से पहले एक नेट प्रैक्टिस करते हो ना, वैसे ही ड्रिल्स होती हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन बनी तो हम ऐसे 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 परफॉर्म करेंगे, तो ड्रिल्स होती हैं। तो वैसे ही कॉम्बैक्ट सोल्जर्स की अपनी ड्रिल्स होती होंगी, और मेडिक्स को जिन्होंने बोला है तो मेडिकल्स की अपनी ड्रिल होती होंगी, ठीक है, कि ऐसी सिचुएशन हुई तो आपको अपनी फर्स्ट एड कैसे पहुंचानी है। कोई इतना ज्यादा सीवियरली किसी को प्रॉब्लम हो गई तो उसको सॉरी यार, तो उसको किस तरीके से आपको मेडिकल एड पहुंचानी है, राइट। तो इस तरीके से आपके मेडिकल ड्रिल्स होती थी। इन द एक्चुअल कॉम्बैक्ट, जब असली में कॉम्बैक्ट हुआ, असली में लड़ाइयां शुरू हुई, इट वाज ऑफन दैट द मेडिकल, या फिर मैं बोलूंगा डॉक्टर्स, हु मेंट द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ एंड दैट ऑफ द शोल्डर वुंडेड इन द बैटल, ठीक है। उन्होंने सही में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाया, जो लाइफ ऑफ द सोल्जर थी और जो सोल्जर्स वुंडेड हो गए थे। देवर द वंस हु ब्रेव्ड द गन फायर टू कैरी वुंडेड शोल्डर टू द हॉस्पिटल। गन फायरों के बीच में जो वुंडेड सोल्जर्स थे, उनको मेडिकल एड पहुंचाई, हॉस्पिटल तक लेके गए। इन मैनी डिविजन्स, बहुत सारे डिविजन्स के अंदर, सोल्जर who had lived through combat took up the collections in order to provide bonuses for the medics, ठीक है। इंटरव्यूइंग वेटरन्स, ठीक है, वेटरन्स जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बहुत पुराने पुराने या फिर बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे आपकी फौज के मैं बोलूंगा ऑफिसर्स रहे होंगे, है ना, या फिर उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छा उम्दा काम किया होगा। उन्होंने क्या बताया, इंटरव्यूइंग वेटरन्स, उनका इंटरव्यू लेते हुए ऑथर स्टीफेंस एम्ब्रोस कंसिस्टेंटली हर्ड, उन्होंने लगातार एक चीज सुनी उन वेटरन्स के मुंह से, men who believe they owned their life to some member of the medical course, ठीक है। बहुत सारे वेटरन्स, बहुत सारे लोग जो वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत शानदार उन्होंने जज्बा दिखाया, उनका इंटरव्यू करते हुए एम्ब्रोस ने लगातार ये चीज सुनी है, लगातार ये चीज नोटिस करी है कि बहुत सारे लोग जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में कॉम्बैक्ट सोल्जर्स रहे थे, वो आज की डेट में अपनी जिंदगी बोलते हैं कि हम सही में बचे अपने मेडिकल सोल्जर्स की वजह से ही हैं, जिनको मेडिक्स बोलते थे, और जिनको स्टार्टिंग की लाइंस में आपने देखा होगा कि उनको उनके ऊपर हंसा करते थे, उनकी मेडिकल ड्रिल्स को भी वो मजाक में टाल दिया करते थे। समझ में आ गई बात? आई होप अब तो इसका आप फटाफट इन्फ्रेंस निकाल देंगे। द कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस प्रोफाउंडली चेंज द वे सोल्जर फेल्ट अबाउट द मेडिकल कोर, बिल्कुल सही बात है। कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस, जब लड़ाई हुई और उसमें जब आपके मेडिक्स ने, जो आपके मेडिकल डॉक्टर्स थे, उन्होंने जो ब्रेवरी दिखाई, उन्होंने जो सोल्जर्स को बचाने के लिए काम किया, उसकी वजह से जो सोल्जर्स थे उन्होंने अपना नजरिया बदल दिया मेडिकल डॉक्टर्स के। और बिल्कुल सही बात है, तभी तो वो आज की डेट में भी उनके ऊपर इतनी बातचीत करते हैं, इतनी हेल्प उनकी लेते हैं। डिस्पाइट देयर ब्रेवरी इन द बैटल ऑफ द वॉर, मेडिक्स नेवर रियली रिसीव द रिस्पेक्ट, नहीं ऐसा नहीं है, उनको मिल गई, उन्हें, तभी तो वेटरन्स अभी भी बोलते हैं उनके लिए कि यस, कि उनकी वजह से हम बचे हैं, उनकी वजह से ही हम जिंदा हैं आज की डेट में। ठीक है जी, अब आ जाओ एक और। When the World War II broke out in the Europe 1939, the United States was the only major power without the propaganda agency. ठीक है, ओके, बिल्कुल सही बात है। मोर इंपॉर्टेंट डिस्पाइट प्रॉडिंग फ्रॉम इंग्लैंड एंड फ्रांस,
The US had no plan to create one. During World War I, a government-based group known as the Committee for Public Information had successfully stirred up public feeling against German Americans because America was at war with Germany. As a result, many innocent German American citizen has been insulted, beaten, even lynched. In addition, a good portion of the American public still believe that the United States has been tricked into entering World War I because of the British propaganda. Distrustful of propaganda in general, there was little widespread support for the government agency dispensing it to the World War II. ठीक है, बताओ इसमें क्या है। इसमें इसके आपने सारी पूरी स्टैंडर्ड पढ़ लिया। अब देखो इन्फ्लुएंस क्या कह रहा है। बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, द अमेरिकन पब्लिक वाज suspicious of propaganda and not inclined to support its because World War II first erupted। बिल्कुल सही है। जब वर्ल्ड वॉर वन की वजह से जो लोकल पब्लिक थी अमेरिका की, वो बिल्कुल भी इंक्लाइंड नहीं थी वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट करने के लिए अमेरिका के लिए। बिल्कुल सही बात है, लिखा हुआ है बिल्कुल यहां पे सही है ना। और क्या है, अवेयर ऑफ द हाउ जर्मन गवर्नमेंट वॉर यूजिंग द प्रोपेगेंडा, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। द अमेरिकन पब्लिक वॉज इन रिलेक्टेंट टू मेक यूज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ, नहीं ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप अभी आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया होगा। अब देखो बहुत ही आसान चीज है, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस हम शुरू पढ़ते हैं। बहुत ही तरीके से पढ़ाऊंगा, आप लोगों का जो बेसिक नॉलेज है ना उसी से आंसर कर देंगे हम लोग, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है, उसी से हम आंसर कर देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। इन द following question, generally a set, group or the series of the numerals in the given, and the candidate is asked to trace out the numerals following certain given conditions or lying at specifically mentioned position after shuffling according to the certain given pattern. How many fives are there? कितने पांच ऐसे हैं in the following number sequence, each of which is immediately preceded by 3 or 4 but not immediately followed by 8 or 5। ठीक है, मतलब क्या है कि ऐसे पांच कितने हैं, ऐसे पांच कितने हैं जिनके पहले या तो 3 हो या तो 4 हो, लेकिन उनके बाद फॉलोड बाय बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 8 और 9, 8 और 9 ये नहीं होने चाहिए। मतलब कि 3 5 4 5 हो सकता है, लेकिन 5 8 5 9 नहीं हो सकता। आई होप सभी को समझ में आया होगा। देखो 3 5 ये तो बन गया, लेकिन प्रीसीडेड बाय 9 नहीं होना चाहिए था, तो ये वाला 5 खराब हो गया। ठीक हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये वाला 5 बनने वाला था, लेकिन इससे पहले 3 या 4 होने वाला था, तो ये वाला 5 भी खराब हो गया मेरा। ठीक है, अब अगर मैं इसे देखूंगा, इस वाले 5 को देखूं, तो ये देखो 3 या 4 होने वाला था, और ठीक है बिल्कुल भी सही है, इसमें नहीं था, तो 1 5 ये बन गया मेरे पे। ठीक है, अब बताओ कि, अब मुझे बताइएगा कि ये वाला 5 है, इससे पहले 3 या 4 होने वाला था, ये भी नहीं है। इससे पहले देखो 3 या 4 होने वाला था, लेकिन ये 8 आ गया, तो इसकी वजह से 5 खराब हो गया मेरा। ठीक है, इससे पहले 3 या 4 होने वाला था, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बाद 8 या 9 नहीं है। ठीक है, इससे पहले 3 या 4 होने वाला था, और बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बाद 8 या 9 नहीं है, तो इसी वजह से ये भी चल गया। ठीक है जी, समझ में आ रही चीजें। ठीक है, अब ये देखो ये 5 है, इससे पहले 3 या 4 होने वाला था, नहीं है, तो ये वाला 5 खराब हो गया। इससे पहले 3 या 4 होने वाला, तो ये वाला 5 भी खराब हो गया। इससे पहले 3 या 4 होने वाला था, बिल्कुल सही है, चल गया, क्योंकि इसके बाद 8 या 9 नहीं है। इससे पहले 3 या 5 होने वाला था, बिल्कुल सही है। तो कितने 5 बन गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 5। क्या आप सभी को समझ में आया? कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है इसमें? आसान है ना, बस एक चीज समझ लेना, फॉलोड बाय एंड प्रीसीडेड बाय। फॉलोड बाय का मतलब क्या होता है? जो उसके बाद आए, और प्रीसीडेड बाय मतलब उससे पहले जाए। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ भी है यहां पर। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, तो देखो ऑप्शन डी है, 5 है, 5 4 5 9। एज यू नो अ नंबर विच कम्स आफ्टर अ गिवन नंबर इज सेड टू बी फॉलोड इट आफ्टर अ गिवन नंबर, है ना। while the one which comes before the given number, before, तो उसको प्रीसीड कहते हैं। इसी वजह से मैंने आप सभी के सामने लिख दिया है कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी।
अब रैंकिंग टेस्ट देख लेते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, कुछ ज्यादा आपको बात दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर होगी, बताइए सही है ना सभी बच्चों को? ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहा है, इन द गिवन इन दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन जनरली द रैंक ऑफ द पर्सन बोथ in this type of the question generally the rank of the person both on the top and from the bottoms are mentioned and the total number of the person is asked. However, sometimes this question is put in the form of a puzzle of interchanging cheat by two person. Rohan ranked 7th from the top and 26th from the bottom in a class. ठीक है, तो देखो एक चीज बताओ, यहां पे है रोहन, यहां है, ठीक है, एंड ही रैंक्ड 7th फ्रॉम द टॉप, ठीक है। तो बताना अगर मैं ऊपर से देखूं इसे, रोहन है ये कौन सा है, 7th है ये, ठीक है, और फ्रॉम द टॉप ये 7th है, तो बताना कितने पर्सन होंगे इसके ऊपर, 6। बोलो हाँ, बोलो हाँ, क्लियर है। अब इसके बाद की अगर मैं बात करूं आपके लिए, ठीक है, एंड 26 फ्रॉम द बॉटम एंड 26 फ्रॉम द बॉटम, तो ये 26 है बॉटम से, तो बताना इसके नीचे कितने लोग होंगे, 25 होंगे, बोलो हाँ या ना। इसके ऊपर कितने लोग हैं, 6 हैं, इसके नीचे कितने लोग हैं, 25 हैं, तो 25 इसके नीचे हैं, 6 इसके ऊपर हैं, तो कितने हुए लोग, 31। मतलब कि 6 इसके ऊपर 25 के नीचे, और ये खुद कौन सा है, एक नंबर, मतलब ये छठा, ये 7वां यहां से और 26वां यहां से, तो टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हो गए प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ कितने हो गए, 30। क्या मैंने कुछ बहुत बड़ी बात बता दी क्या? तुम अगर एक चीज बताओ, तुम 7th हो क्लास के अंदर, ठीक है, तुम क्लास के अंदर 7th हो, तो तुम्हारे से पहले कितने स्टूडेंट्स आए होंगे, 6 ही तो स्टूडेंट आए होंगे। अगर तुम क्लास के अंदर 7th हो तो तुमसे पहले 6 ही तो बच्चे होंगे, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, है कि नहीं? वहीं पे तुमसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तुम हो फर्स्ट स्टूडेंट क्लास के अंदर, लेकिन नीचे से, तो बताओ तुम्हारे बाद कितनी बच्चों की रैंक होगी, 0। तुम सेकंड स्टूडेंट हो लेकिन नीचे से, तो तुम्हारे बाद कितने स्टूडेंट्स होंगे, 1। बोलो हाँ, समझ में आई बात? क्या सभी बच्चों को क्लैरिटी आ रही है? बोलो, बढ़े आगे, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन ये देखो, ये सेम ही है, 32 ही है, ठीक है, आंसर भी। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, सतीश रिमेंबर दैट हिज ब्रदर्स बर्थडे, सतीश के अकॉर्डिंग क्या है, उसका जो भाई का बर्थडे है इज आफ्टर 15th, ठीक है। तो सतीश के भाई का, ब्रदर के बारे में बोल रहा हूं, ठीक है, वो क्या है, आफ्टर 15th है, ठीक है, बट बिफोर 18th, 15th के बाद है लेकिन 18 से पहले है, 18th से बिफोर है, तो बताना कौन सी तारीख को बर्थडे पड़ सकता है, अकॉर्डिंग टू सतीश इसके भाई का बर्थडे कौन सी तारीख को पड़ सकता है, बताओ। 15 के बाद, 18 से पहले, तो 16 तारीख को पड़ सकता है, 17 तारीख को पड़ सकता है, हाँ या ना, बस इन दो के अलावा किसी और में पड़ सकता है, क्योंकि उसने बोला है 15 के बाद लेकिन 18th से पहले, तो 15th और 18th दोनों ही इंक्लूडेड नहीं होंगी, 15th और 18th दोनों ही इंक्लूडेड नहीं होंगी। वेयर एज हिज सिस्टर काजल, काजल के अकॉर्डिंगली क्या सिस्टम है, हर ब्रदर्स बर्थडे इज आफ्टर 16th, इज आफ्टर 16th के बाद है, बट बिलो 19th, बिफोर होगा, बिलो नहीं होगा, बिफोर होगा ये,
बट बिफोर 19th, लेकिन 19th से पहले है, 19 से पहले। तो सिस्टर के अकॉर्डिंगली कौन सी डेट्स होंगी? सिस्टर के अकॉर्डिंग कौन सी डेट्स होंगी? 16 के बाद लेकिन 19 से पहले। तो 17th 18th, बोलो हाँ। 16th और 19th दोनों ही डेट्स इंक्लूडेड नहीं होंगी, तो बस इन दोनों में जो भी एक कॉमन डेट आ रही है वो आपका राइट आंसर है। कौन सी डेट कॉमन आ रही है? 17th। तो 17th को आपका बर्थडे है। कोई बहुत 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 डिफिकल्ट चीज बता दी क्या मैंने? कोई बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट चीज बता दी क्या कि सर जी समझ ही नहीं आ सकता मुझे? तो बताओ, आसान आसान चीजें हैं ना, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। मैं तभी आपको बार बार कह रहा हूं, आप सभी के लिए ना लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है ना वो आपको एज दिलाएगा। सारे बच्चे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम बच्चे ना लॉजिकल रीजनिंग के लिए टाइम निकाल पाते हैं, है कि नहीं? तो आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल लो, थोड़े से क्वेश्चंस कर लो, प्रैक्टिस कर लो और आंसर फटाफट खुद ही लगा के आओगे आप। ठीक है ना? क्लियर है? बढ़े? बस हो गया आई थिंक इसके बाद क्वेश्चन, राइट? तो यही सारे क्वेश्चंस थे। आप लोगों को मैंने एक बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया है, हर एक चीज मैंने समझा दी है कि किस किस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं और आपकी अप्रोच क्या होने वाली है। ठीक है? प्रैक्टिस के लिए मैं डीपीपी आपकी ऐप पे भी दे दूंगा, स्टूडेंट्स को मैं और किस तरीके से भी हेल्प जिस तरीके से मुझसे हो पाएगा मैं कर दूंगा कंटेंट देने के लिए, एंड आप लोग बस ये पढ़ पाए। अब देखो, स्टूडेंट कोई बोलेगा कि सर जी कि आपने थ्योरी पढ़ा दी, क्वेश्चंस देखो क्वेश्चंस ही कराया है मैंने, थ्योरी कुछ नहीं होती रीजनिंग में। रीजनिंग में जितने अच्छे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो, बस वही मैटर करता है। पूरी जैसे थोड़ा सा इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस थे उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत रही होगी, एंड मैं बता रहा हूं जिस बच्चे की इंग्लिश सही है ना, जिसको थोड़ा सा इंग्लिश में समझ ज्यादा आता है, इंग्लिश को अच्छी तरीके से समझ सकता है, तो उनको तो इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस में भी दिक्कत नहीं आई होगी, राइट? बिल्कुल हमारे पास जो अनसीन पैसेजेस होते हैं, है ना, उन क्वेश्चंस को डायरेक्टली एज इट इज पढ़ सकते हैं हम लोग। आंसर्स वैसे कि जैसे हम क्वेश्चन को देख के अनसीन पैसेजेस के आंसर्स निकालते हैं तो वो निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना बच्चों? आई होप सभी बच्चों को चीजें समझ में आई होंगी, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। एंड प्लीज आपको जो भी दिक्कतें हैं आप लोग बता सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग को हमारे को आसान बनाना है आप सभी के लिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन स्टूडेंट्स। वरुण गोयल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।